आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सेनेट इंतखाबात, हॉर्स ट्रेडिंग, वीडियो का इजरा, अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश, सेनेट इंतखाबात, ऑपोजिशन की धुआंधार इनिंग्स, हुकूमत की मुश्किलात क्यों बढ़ गई, IPPs को 403 अरब अदा करने की मंजूरी, वजीर आजम दोस्तों को नवाजने लगे, सियासत की नर्सरी 37 साल से माली की मुंतजर क्यों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इरादे, दिल, जुबान, जाबाजिया नारे, या दिन के हंगामे, ये रंगा रंग तकरीरें, यहां हर चीज बिकती है। खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे। आज एक वीडियो मंजर आम पर आई है। इब्तदाई तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये किसी इंडियन मूवी का कोई क्लिप है जिसमें सियासतदानों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। गुमान था कि ये किसी तमिल या फिर हिंदी फिल्म के मनाजिर होंगे, लेकिन वीडियो पर गौर किया तो ये राज खुला कि वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हकीकी मनाजिर की अक्सबंदी की गई है। इस वीडियो में मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली की मंडी के मनाजिर फिल्माए गए हैं। ये वीडियो तो 2018 में बनाई गई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उसके वजीर सुल्तान मोहम्मद अपने हाथों से नोट वसूल करते हुए देखे जा रहे हैं। वजारत कानून का कलमदान इनके पास मौसूफ के। इसी वीडियो में सरदार इदरीस के सामने नोटों के अंबार पड़े हैं। खातून MPA मेराज हुमायूं भी कानून के खजाने से फैजियाब होती दिखाई दे रही हैं, जबकि साबिका MPA दीना खान भी रकम वसूल कर रही हैं। वीडियो में MPA उबैद मायार अपना हिस्सा वसूल करते हुए दिखाई देते हैं। उबैदुल्लाह मायार है, इंकशाफात का सिलसिला भी इनकी जानिब से जारी है, जबकि सुल्तान मोहम्मद खान अपना हिस्सा वसूल करते ही इसे बैग में रखते हुए देखे जा सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में देखा जा रहा है। इसी वीडियो में चाय का कप उठाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अली बाचा मरकजी कुर्सी पर बराजमान दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत की जानिब से जारी सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है, कौमी असम्बली में आईनी तरमीम नाकाम हो चुकी है, हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर चुकी है, जबकि अपोजिशन जमातें भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इस वीडियो का सामने आना समझ से बालातर है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जिन मारूजी हालात में ये वीडियो रिलीज की गई है, यकीनन बड़ा क्रूशल है। अब सवाल पैदा होता है कि 2018 की वीडियो आज क्यों जारी हुई है। पैसे वसूली की वीडियो किसने जारी की है, वीडियो किसने बनाई थी, ये फिल्माई किसने है। सदारती ऑर्डिनेंस के फौरी बाद वीडियो जारी करने का मकसद आखिर क्या है। वीडियो जारी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में मौजूद पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अली बाचा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि वीडियोस को एक साथ जोड़कर जारी किया गया है। 2 वीडियोस हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा है और फिर रिलीज किया गया है। यही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक MP हैं उबैदुल्लाह मायार इस वीडियो की ट्रीटमेंट की तरदीद कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये वीडियो तो स्पीकर हाउस में बनाई गई है और ये पैसे सेनेट इंतखाबात के लिए नहीं, बल्कि ये रकम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से उन्हें तरक्याती फंड्स के तौर पर दी गई थी। आज की वीडियो के एक और अहम किरदार सरदार इदरीस हैं, जिन पर 2018 में पैसे लेने का इल्जाम था, लेकिन उन्होंने मीडिया पर आकर कुरान पाक सर पर रखकर इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की थी। आप देख सकते हैं 2018 में एक जानिब वो पैसे वसूल कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो खुद सर पर कुरान उठाकर दुहाई दे रहे हैं। इस पर तो इतना ही कहा जा सकता है कि ज़मीरों के चरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं। ये कैसे लोग हैं, जालिम वफाएं बेच देते हैं। आज़म पाकिस्तान ने वीडियो जारी करने के बाद मामले का नोटिस लिया है। वजीर कानून से इस्तीफा तलब किया गया है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वादा और दावा 2018 में भी किया था। इमरान खान साहब 2018 में क्या कहते थे, नाज, नागीना खान, फौजिया बेबी, नसीम इहाद, सरदार इदरीस, उबैद मायर, जाहिद दुरानी, अब्दुल हक, कुर्बान खान, अमजद अफरीदी, आरिफ यूसुफ, जावेद नसीम, यासीन खलील, फैसल जमान और समी अलजई, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और वोट बेची। मेराज हुमायूं, खातून बीबी, बाबर सलीम दूसरे, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था PMLN से और अपनी वोट बेची। वजूह जबान, ये टोटल 20 हो गए। मुझे 45 करोड़ रुपए की ऑफर दी एक सेनेटर बनाने के लिए। अगर ये हमें मुतमईन ना कर सके, हम नैब में नाम देंगे सारे। इस सेनेट इलेक्शन में वही हुआ जो हमेशा होता है, लेकिन इस बार ये एक फर्क हुआ कि कीमत और ज्यादा मिल गई लोगों को। लोगों की जमीरों को खरीदने के लिए हमें जहाँ तक खबर है 4-4 करोड़ रुपया दिया गया। अब हमें ये तो पता है किसने दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 में कार्रवाई करके अफराद को पार्टी से निकाल बाहर किया, लेकिन क्या उन्होंने इन अफराद से पैसे वापस लिए? हुकूमत कितनी रिकवरी कर पाई? क्या तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी से हॉर्स ट्रेडिंग रोक पाई? कार्रवाई के नताइज क्या निकले? 2018 में ऑपोजिशन जमातों ने इस कार्रवाई के नताइज खुद ही बता दिए थे। उस वक्त ऑपोजिशन क्या कहती थी, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। कहता है कि मैं असूल वाला हूं। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो वसूल वाला बन गया, वसूल वाला। पिछले दिनों दिन रात एक ही बात कर रहे थे, मेरे सेनेटर्स के लिए बोनियां लग गई, अरकान बिक गए और उनको खरीदा जा रहा है। और फिर क्या हुआ, उन्हीं अरकान को पूरी के पूरे जरदारी
तैयारी की, कदमों में डाल दिया। आज एक बार फिर कार्रवाई की गई है, इस्तीफा तलब कर लिया गया है, लेकिन क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? क्या हुकूमत ने खुद वीडियो जारी की है? क्योंकि ये तासुर भी जारी किया जा रहा है। वीडियो के आने से कौन मुश्किल में है? इस वक्त बज़ाहिर हुकूमत मुश्किलात में घिरी दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से वजाहतें दी जा रही हैं, कार्रवाई के नाम पर दांत समेटने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ऑपोजिशन जमाते हैं कि जारहाना अंदाज में हुकूमत पर भरपूर तनकीद कर रही हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेर इंतजाम जो जलसा मुनक्किद किया गया, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खूब गर्जे बरसे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटो। इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में कौन घसीटता है? वो इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं जो उनको उंगली पकड़ के सियासत करते हैं, उंगली पकड़ के इलेक्शंस लड़ते हैं, जो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस जितवा के दिखाए। जो मेरे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो हम भी चाहते हैं कि आप गैर जानिबदार रहें। अगर आपने इमरान खान जैसे नाअहल और उसकी जमात को इख्तियार नहीं दिया तो आपने पहली रात ही ये क्यों कहा वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो ज़िल्लु मन तशा। इंतखाबात पीटीआई ने जीते हैं और फतह का ऐलान आप कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। फैसल जावेद साहब, आपने भी बताया था कि आपने सेनेट का इंतखाब 4775 रुपए में लड़ा है, यानी आपका कुल खर्चा इतना हुआ। लेकिन आज जो वीडियो सामने आ गई है, पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि आपने कहा है कि आपकी इतनी रकम सर्फ हुई तो हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद तो यकीन करना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है कि सेनेट इंतखाब लड़ने के लिए नोटों का एक बैग तैयार करना पड़ता है, करोड़ों रुपए की रकम जो है वो अरकान असम्बली के अंदर तकसीम होती है, तब जाके कहीं फैसला होता है कि कौन सेनेटर बनेगा। इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था जब 20 MPs को फारिग किया था, करप्शन के ऊपर, रिश्वत लेने के ऊपर जो चीज़ें सामने हैं सबके, इमरान खान साहब ने कहा था कि वो गवर्नमेंट में आएंगे तो ओपन बैलेटिंग पे जाएंगे सेनेट की, ताकि ये सिलसिला खत्म हो सके लेन देन का। सब कथा कलामी के लिए शफाफियत हो। इमरान खान साहब ने उस वक्त जिस वक्त 20 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की थी तो कहा था कि नैब को केसेस भेजेंगे। अब तो क्योंकि वीडियो भी सामने आ गई है और ऐसा हुआ है जिससे एक तासुर मिल रहा है, मुबैना तौर पर पैसे वसूल हुए हैं, तो क्या इनके केसेस को नैब से डिस्कस किया गया, भेजा गया, वहां पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, पूरी इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना। देखें जी, बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन तो यकीनी तौर पे होगी। लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि ओवरऑल करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना, और हर सतह से इमरान खान साहब करप्शन का खात्मा चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन वाले हर सतह की करप्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद तो जवाज ही नहीं बनता इनका कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ये किसी सूरत मुस्तरद करते, जवाज ही नहीं बनता। मतलब हम तो कहते रहे, अभी आपको बताओ बलूचिस्तान में जो रेट चल रहा है इस वक्त, वो 50 करोड़ से 70 करोड़ रुपया फी सेनेटर, 50 करोड़ से 70 करोड़ रुपया फी सेनेटर रेट चल रहा है बलूचिस्तान में। ये रेट कौन कोट कर रहा है फैसल जावेद साहब? ये जी इतलात हैं जी, वहां पर लोगों को पेशकश हो रही है कि अगर आपने सेनेटर बनना है तो आप 50 करोड़ रुपया दे दें, 60 करोड़ रुपया दें, 70 करोड़ रुपया दें, ये रेट चल रहा है। और अफसोसनाक बात है जी, हम किधर लेके जा रहे हैं। और हमने किसकी तरफ से हो रही है फैसल जावेद साहब? ये मार्केट में बातें हैं ना जी, मार्केट में बातें हैं। तो आपके लोग आपको बता रहे हैं कि हमें इतनी ऑफर हो रही है 50 से 70 करोड़ की। लोग बातें कर रहे हैं जी, बिल्कुल बातें कर रहे हैं लोग, और लोग जो है वो कह रहे हैं कि फीस सेनेटर जो है 50 से 70 करोड़ रुपए की ऑफर है। मुझे ये बताएं फैसल जावेद साहब, ये वीडियो इतनी देर से क्यों मंजर आम पर लाई गई है? क्योंकि 2018 के अंदर ये हुआ, वीडियो भी उसी वक्त यकीनन शूट की गई, तो ये आज 2021 जब सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है तो उस वक्त वीडियो का सामने आना इन मारूजी हालात में दिस पॉइंट इन टाइम इतनी ताखीर क्यों हुई? ये तो आप देखिए ना, ये वीडियो जिन्होंने लाई है और जिस तरह से ये सामने आई है, ये तो सवाल उधर बनता है, लेकिन अच्छी चीज़ है जी। मतलब ये एक्सपोज हो गया, सारा कुछ सामने आ गया। इमरान खान साहब का जो स्टांस था वो दुरुस्त साबित हुआ है। नहीं, आपके पास इससे पहले ये वीडियो नहीं थी सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? नहीं जी, मैंने तो आपके चैनल पे ही देखी है, RY पे देखी है और बाकी चैनल्स पे मैं सर इसलिए आपसे पूछ रहा हूं ना कि आपके सिटिंग लॉ मिनिस्टर जो वहां के KP के, वो इस वीडियो के अंदर हैं
और इसके बाद जब ये इस तरह के इल्जामात उठे, रुकनियत मुअत्तली वाला मामला आया, तो कुछ लोगों ने सर पर कुरान पाक रखकर हल्फ लिया। उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल हल्फन कहते हैं कि ऐसा नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर सर। जी हाँ, बस ये तो बड़ी एक क्या कहें, असल में मसला ये है कि आपको यकीन करें, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि माजी के जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने इस चीज़ को, करप्शन को आम कर दिया था। और जब मुआशरा, इमरान खान साहब ने बड़ी प्यारी बात की कल एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जब मुआशरा तब ख़त्म होता है जब अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देता है। ये नैब को भी भेजेंगे अब केसेस आप, क्योंकि ये रकम वसूल भी तो हुई है यकीनन, जिन्होंने ये सरजद हुई है, जिनसे गलती, उन्होंने पैसे भी लिए हैं, वो पैसे वापस भी नहीं हुए, तो क्या नैब को ये केसेस भेजेंगे? पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला दोनों, देखिए ना, पैसे किसी से लिए हैं इन्होंने, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों। और इस पे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी। नैब को फॉरवर्ड करेंगे, जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन का फोरम है, जिस तरह भी है वो करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इंकशाफ हुआ है, उबैदुल्लाह मयार साहब जो साबिका रुकन केपी असम्बली हैं, वो ये कहते हैं कि असल में ये डिस्ट्रीब्यूट हुए थे फंड्स, तरक्याती फंड्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को दिए थे। असल में ये उसकी वीडियो है, ये हॉर्स ट्रेडिंग की या सेनेट इंतखाब की वीडियो नहीं है, वो कुछ इसकी तरदीद इस अंदाज में कर रहे हैं। तो आपने क्या पता कराया है कि ये वाकई सेनेट इंतखाब से पहले 2018 में ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे या फिर तरक्याती फंड्स थे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे इस तरह से? देखिए जी, लोग तो वहाँ गिले शिकवे करते थे सारे एमपीएस के तरक्याती फंड, या दूसरा कैश में क्यों तरक्याती फंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे? कभी कैश में होते हैं तरक्याती फंड, इस तरह से खुफिया तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो तरक्याती फंड जो है गवर्नमेंट के अगर होता है तो उसमें तो कोई बुनियादी तरीका होता होगा, लेकिन हमारे तो एमपीएस वहाँ पे आपको पता ही है, खटक साहब से बड़ा गिला करते थे कि जी हमें तो तरक्याती फंड्स नहीं मिलते, और ये वो हमारा लोकल गवर्नमेंट का क्योंकि निज़ाम वहाँ तगड़ा कर रहे थे, तो वो तो खैर हो ही नहीं सकता कि तरक्याती फंड। अब ऑपोजिशन एलिगेशन लगा रही है कि असल में इस वीडियो को इस वक्त में मंजर आम पर लाना ये अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश है, और फिर आपने सदारती रेफरेंस दायर किया, फिर आप असम्बली इजलास बुलाते हैं, उसमें इस बिल को टेबल करते हैं, आपको पता है कि वहाँ अपोजिशन तो ताउन नहीं करेगी, फिर सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत असल में संजीदा नहीं है इस लेजिस्लेशन के लिए और प्री पोल रिगिंग कर रही है सेनेट इंतखाब से पहले, जैसे एमपीएस को और एमएनएस को तरक्याती फंड भी जारी कर दिए। बहुत ही बोंदी बातें हैं ये, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ इन्होंने साइन किए थे कि ओपन बैलेटिंग होगी और आइडेंटिफाइबल वोट होगा। क्यों नहीं चाहते ये ओपन बैलेटिंग आज? क्यों नहीं इस चीज़ पे है? हमें क्या फ़ायदा नुकसान की बात है? बात यह कि ओवरऑल सिस्टम की बात हो रही है ना, किसी एक पार्टी का वोट तो आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, सबके वोट्स आइडेंटिफाइबल होंगे। तो ये सोच, इसको इतना मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये सीधी सीधी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो सेनेट की इलेक्शन में, और होती है, हमेशा से होती आई है, और अब तो चीज़ें सामने आ गई हैं सारी, तो अब तो ओपन बैलेटिंग की तरफ हमें यकीनी तौर पे 100% हमें ओपन बैलेटिंग पे जाना होगा। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग फिर है और एक फैसला भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ओपन बैलेट तरीके से इंतखाब हो पाएगा सेनेट का? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है वो भी मशरूत है अदालती फैसले से, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? देखिए, इन चीज़ों को टेक्निकली भी देखना चाहिए, और मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला आएगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता है हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर है, हमारा स्पिरिट जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है और करप्शन का खात्मा है। हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो कंडीशनल है। आर्टिकल 226 जो है वो उसकी तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या मेंबर्स ऑफ द सेनेट, याद रखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट, मैं बात कर रहा हूँ मेंबर्स ऑफ द सेनेट की जो इलेक्शन होती है, जिसकी सूबाई असम्बलियाँ वोट करती हैं और इस्लामाबाद की इलेक्शन में नेशनल असम्बली वोट करती है, क्या वो इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत है या नहीं है? अगर नहीं है
तो फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस से हो सकता है, जो कि होगा नहीं, तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली सीक्रेट बैलेट से होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात से ऐन कबल पैसे वसूली की वीडियो जारी होना, इस वीडियो का फायदा किसको होने जा रहा है? क्या ऑपोजिशन फायदा उठाएगी या फिर हुकूमत को फायदा मिलेगा? इस पर बात होगी। सीनियर साफी तज्जियाकार सलीम साफी साहब हमारे साथ इस ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। कल सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। ऐसे में इस वीडियो का मंजर आम पर आ जाना वक्त बड़ा अहम बताया जा रहा है। अब इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद क्या हुकूमत को सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट कराने में मदद मिलेगी या फिर ऑपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी? कौन बेहतर दिखाई दे रहा है, किस पोजीशन में, इस पर बात करेंगे। सीनियर साफी तज्जियाकार सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया साफी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, हमारी सियासत वीडियोज के गिर्द घूम रही है। कभी किसी जज की वीडियो मंजर आम पर आ जाती है, कभी एहतसाब के सरबराह की वीडियो जारी कर दी जाती है, फिर किसी सियासतदान की वीडियो हम देखते हैं। तो ये बताइएगा, जिस वक्त में एक ये वीडियो रिलीज की गई है जिसका सुबह से जिक्र जारी है, ये वक्त कितना अहम है? क्योंकि सेनेट इंतखाब होने जा रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम केस का फैसला भी मुतवक्के है। ऐसे मौके पर जिन मारूजी हालात में ये वीडियो रिलीज हुई है, ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है सर? कि सिर्फ ये नहीं कि हमारी सियासत वीडियोस के गिर्द घूम रही है, बल्कि बदकिस्मती से अगर आप खत्ते नज़र से देखें और कुछ चीज़ों का हम तज़किरा अपनी रिवायात और अक़दार की वजह से यहाँ पे नहीं कर सकते। एक अरसे से हम देख रहे हैं कि ये मुल्क पूरा ऑडियो वीडियो के ज़रिए ही चलाया जा रहा है और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए वो सब मामलात चल रहे हैं। ये जो वीडियो है, आप देखें कि हमारी सियासत की पहले तो सीने में दिल तो शुरू दिन से नहीं था, लेकिन उसमें शर्म और हया भी इसलिए नहीं रही कि ये हर किसी को पता था कि ये जो सुल्तान साहब हैं, सुल्तान महमूद साहब हैं, क्योंकि शेरपाव साहब के अक्सर लोग उस वक़्त ख़रीदे गए थे और वो भी उन लोगों में शामिल थे कि जिन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने पार्टी वफ़ादारी तब्दील की है। और उस वक़्त देखे कि 2-3 इंतज़ामात किए गए थे। एक तो ये था कि जब सेनेट इलेक्शन हो रहा था तो सूबाई असम्बली के अंदर सूबाई हुकूमत ने खुफिया कैमरे लगाए हुए थे, और दूसरा वोटिंग के वक्त, दूसरा पीटीआई ने अपने और इत्तेहादियों के मेंबरान को इस चीज़ का पाबंद किया था कि जो पहला बंदा गया वोट कास्ट करने के लिए, उसने अपने वोट की बजाय खाली कागज़ कास्ट किया, वो अपना बैलेट वापस बाहर लाता, दूसरा बंदा फिर जाके उसका बैलेट कास्ट करता और अपना बैलेट वापस लाता। और फिर ये जिन लोगों ने उनको वीडियो दी है, तो इन सब को पता था कि भाई किसने उस इलेक्शन में वोट भेजा है। तो इस सुल्तान महमूद साहब को तो शेरपाव साहब ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, और जो मेराज हमायून उधर नज़र आ रही है उनको भी निकाल दिया, लेकिन उनको फिर पीटीआई ने टिकट भी दिया और उनको वज़ीर भी बनाया। और आज हमने ये तमाशा देखा कि जो 2 वफाकी वज़ीर ज़मीर फरोशी का वीडियो दिखा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा शख्स भी बैठा हुआ है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई वज़ीर कानून व पार्लिमानी उमूर है। और साफी साहब, बताया जा रहा है कि उनसे अब इस्तीफा तलब कर लिया गया और कहा यह जा रहा है कि मेरिट पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले क्लेम करती रही और उसका क्रेडिट लेती रही है कि हमने 20 MPs की रुकनियत मुअत्तल की, लेकिन फिर देखा कि वो जो शख्स वहां बैठा हुआ है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो प्रोविंशियल मिनिस्टर होता है फॉर लॉ, और अब यह कहा जा रहा है कि एक्शन होगा और शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। तो आप कैसे देखते हैं ये वीडियो? एक तो इस मौके पर रिलीज होना, ये किसकी इंटेंशन है, किसकी जानिब से की जा रही है और फिर किस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है? देखिए, ये बहरहाल पीटीआई को ये क्रेडिट जाता है कि उनके प्रोपेगंडे की सल्तनी ज़्यादा है और वो इसी तरीके से बात को रिपीट करते हैं कि जैसे खुद बड़े पवित्र हैं और बाकी सब चोर हैं। अब ये भी हर किसी को पता है कि कुछ पैसे वाले लोगों को और कुछ पार्टी के अंदर नापसंदीदा लोगों को वो मुंतखब करवाना चाहते हैं, तो इसलिए, और ज़ाहिरी बात है कि इस दौरान MPAs की भी बड़ी तौहीन हुई है, MNAs की भी बड़ी तौहीन हुई है। सारे लोग अब वो MNAs देख रहे हैं कि जी कल जुल्फी बुखारी कहाँ था, कल शहबाज गिल कहाँ था, कल आज से चंद साल पहले हफीज़ शेख कहाँ था।
तो वो लोग लाके उनको वज़ीर बना दिया गया है और उनके सरों पे उनको सवार कर दिया गया है। वो MNAs बेचारे इमरान खान साहब तो क्या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की दीदार के लिए भी तरस जाते हैं। इसी तरह सूबे के अंदर भी चंद लोगों के पास उनके MNAs और MPAs वो बहुत तपे हुए बैठे हैं और इमरान खान साहब को ये डर है और बजा डर है कि वो अपना वोट खिलाफ इस्तेमाल न करे। दूसरा, एक हम लोग भूल जाते हैं कि 2018 के सेनेट इलेक्शन में जब ये धंधा हो रहा था तो उस वक़्त PTI और पीपल्स पार्टी एक पेज पे थे। बलूचिस्तान में दोनों ने मिल के हुकूमत गिराई, फिर बलूचिस्तान में सेनेट के ख़रीदो फरोख्त दोनों ने मिल के की, और फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी ने अगर पैसे के ज़ोर पे जो सीटें ख़रीदी थी, या फिर वहाँ पे, या फिर फाटा में जो सबसे ज़्यादा पैसा इस्तेमाल हुआ है, तो ये सारे लोग फिर उसके बाद इनका वज़न डला इमरान खान साहब के पलड़े में और चेयरमैन सेनेट के पलड़े में। और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा इस्तेमाल हुआ था फाटा में, तो वो सारे जो सेनेटर्स हैं वो इस वक्त उनमें सिवाय शमीम अफरीदी के बाकी सब के सब PTI के साथ हैं। और फिर एक और फैक्टर ये था कि उस वक्त ख़ुद PTI ने पैसे वाले लोगों को टिकट दिए। मसलन मोहसिन अजीज़ साहब का PTI से माजी में कोई इतना वास्ता नहीं रहा था, वो एक अरबपति हैं। नुमान वज़ीर साहब अरबपति हैं, आज़म स्वाति साहब अरबपति हैं, अयूब अफरीदी साहब अरबपति हैं। तो एक तो इन्होंने अरबपतियों को वोट दिया। साहब अगर दूसरी तरफ देखा जाए, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो भी चाहती है कि सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए सेनेट इंतखाबात, गो के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा रहा है, दोनों अलग-अलग कह भी चुके हैं कि सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से, ओपन बैलेट से होने चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से इसको करना चाह रही है उससे हमें इख्तलाफ है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मनूवर करने का भरपूर मौका मिलेगा अगर सीक्रेसी ऑफ बैलेट होती है? क्योंकि 4 MPs थे KP असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन हमने देखा कि बैराबन तंगी 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब होते हैं, रुबीना खालिद को 46 वोट पड़ते हैं। तो मनूवरिंग तो अच्छी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले सेनेट इंतखाबात के अंदर भी ये मनूवरिंग होगी और ये फेवर में होगी ऑपोजिशन की? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त जरदारी साहब भी उसी तरह लाडले थे जिस तरह के इमरान खान साहब थे। और मैंने आपको बता दिया कि वो बलूचिस्तान के गेम के हिस्सा, और फिर मरकज़ में जो कुछ हो रहा था तो जरदारी साहब भी उस गेम का हिस्सा थे, इसलिए उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं था। अब मुझे नहीं लगता कि उनकी पोजीशन वही होगी। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अगर अपना मौक़िफ़ बदला है, लेकिन हमारा तो आज भी ये मौक़िफ़ है कि भाई इसको शफ़ाफ़ करना चाहिए, इसको ओपन से बढ़ के मैंने आपको बता दिया कि इसकी डायरेक्ट वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, आप अगर सही काम भी करना चाहते हैं लेकिन अगर गलत वक्त पे गलत तरीके से करना चाहते हैं तो वो काम गलत हो जाता है। अब पहले तो ये ड्रामा देख लिए कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, ठीक, तो फिर उस दौरान आप पैरेलल कानून साजी क्यों कर रहे हैं? ये हमने पहली मर्तबा देखा, और सुप्रीम कोर्ट कोई और नहीं गया है, ये हुकूमत खुद गई है। तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ और मेरिट की तवक्को नहीं है? आप उस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि उससे पैरेलल आप इधर कानून साजी में लग गए हैं। दूसरी बात कि आप ये जिन मेंबरान असम्बली से अब ये सेनेट का इंतखाब होगा, तो आप उनको इतनी वक़्त नहीं देना चाहते कि उनसे कानून साजी करवाने की बजाय आप ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। अच्छा, फिर तीसरी बात यह है कि ऑर्डिनेंस में भी आप अब सिर्फ इस इलेक्शन के लिए तो ये प्रोसेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को आप खुफिया रखना चाहते हैं, खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए करना चाहते हैं। तो अगर ओपन करना है, हम तो कहते हैं कि सारी चीज़ें ओपन होनी चाहिए और ये मैन्योरिंग की और हॉर्स ट्रेडिंग के तमाम रास्ते बंद होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा तू वाला मामला है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साफी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साफी तजज़ियाकार सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अवाम के पैसे दोस्तों पर क्यों लुटाए जा रहे हैं। बड़ा मामला है, इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में काबीना ने एक बड़ा फैसला किया है। वफाकी काबीना ने 46 IPPs कंपनीज के साथ मुआहदे की मंजूरी दे दी और मुआहदे के तहत IPPs को 403 अरब रुपए अदा किए जाएंगे।
अब यही नहीं बल्कि इब्तदाई तौर पर 161 अरब रुपए फौरी अदा किए जाएंगे, जबकि बाकी रकम 6 माह के अरसे के दौरान अदा की जाएगी। फौरी अदायगी के अहकामात इस हुकूमत के दौर में जारी किए गए, जो हुकूमतों को ऐसे ऐलानात पर तनकीद का निशाना बनाती रही है। 480 अरब रुपए का मामला था। इमरान खान साहब माजी में क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। इन्होंने आते साथ ही 2013 में 480 अरब रुपया आईपीपीज को दिया, ये पावर प्रोड्यूसर्स को, और जल्दी से पकड़ा दिया। कोई नहीं कोशिश की कि बाकी 480 अरब रुपया था। ये आप समझे कि पाकिस्तान हुकूमत तो आप है, हम सब है, हमारे लिए उसे खड़ा होना चाहिए था। बजाय अवाम की पैसे की फिक्र करती, उसने जल्दी जल्दी पैसे पकड़ा दिया आईपीपीज को। 62 अरब रुपए का घपला हुआ। 480 अरब का आईपीपीस को बगैर ऑडिट के पेमेंट होती है। जवाब में क्या होता है? कोई तहकीकात नहीं होती, उसको दबाने की कोशिश होती है, दबाने में कामयाब होते हैं। जितने आईपीपीस थे जब बनने जा रहे थे, तो अगर आपके खुद आईपीपीस हो, आपके खुद साहिबजादों के, आप हुकूमत में बैठे हो और आपके साहिबजादे जो है वो आईपीपीस बनाने जा रहे हो और अपने वहां पे पावर प्लांट लगा रहे हो, आपके मफादात वाबिस्ता हो। अब सवाल तो तहरीक इंसाफ हुकूमत से भी किया जाएगा कि 403 अरब रुपए एजी ऑफिस को इंक्लूड करने के बाद किए जा रहे हैं कि एजी ऑफिस से पूछा जाएगा, ऑडिट के बाद 403 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथी माजी की हुकूमतों को महज इस बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाते रहे कि वो अपने दोस्तों को नवाजती रही हैं। लेकिन अब आपके सामने रखते हैं कि इस 403 अरब रुपए का हिसाब जो कौम के पैसों से हुकूमत के अफराद को दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर, जो कि इस सारे ऐलान का मरकजी किरदार हैं, आईपीपीस मुआहदे के जरिए उनकी 3 कंपनीज फायदा उठाएंगी। ओरिएंट पावर, सबा पावर कंपनी और सन पावर का आईपीपीस में एक बड़ा शेयर है। उन्होंने माजी में अपनी कंपनी के जरिए 22% मुनाफा हासिल कर रखा है। अगली बारी वज़ीर आज़म की मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की है। उनकी रोश पावर कंपनी 8.62 अरब से शुरू की गई, जो अब तक 30 अरब से ज़ायद का मुनाफा कमा चुकी है। इसी तरह सैफ ग्रुप, जो कि वज़ीर आज़म के एक और रफीक सलीमुल्लाह सैफ की मिल्कियत है, उन्होंने 3 अरब रुपए की सरमायाकारी की, लेकिन वो 2 अरब के करीब खालिस नफा कमा चुके हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म के देरीना साथी जहांगीर तरीन, जो कि गन्ने से बिजली पैदा करते हैं, उनके 2 यूनिट्स 4 अरब रुपए का मुनाफा कमा चुके हैं। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई की मिल्कियती रहीम यार खान मिल्स के पावर प्लांट भी हुकूमत से मुनाफा समेट चुके हैं। अब यही नहीं है बल्कि ताबिश गौहर, उमर अयूब भी मुनाफा कमाने वालों और फ़ायदा समेटने वाले अफराद में उनका भी नाम आता है। आज एक बार फिर हुकूमत ने अपने माजी के दावों के बरक्स कदम उठाया। आज फिर मुबैया अपने दोस्तों को नवाजने की कोशिश की गई। इस सारे मामले पर बात करेंगे। साबिका मेंबर एनर्जी प्लानिंग कमीशन शाहिद सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब आपके वक्त के लिए। शाहिद साहब, जब वफाकी काबीना ने 403 अरब रुपए का मुआहदा आईपीपीस के साथ किया है, तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड डील सर? आप समझते हैं कि इससे गर्दिशी कर्जा दूर हो जाएगा और ये एक मैच्योर डील है हुकूमत की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं जी। देखें, एक रिपोर्ट आई, एक तहकीक हुई, मोहम्मद अली कमीशन बना, जिसने वाज़े तौर पे ये कहा कि जी इतना इन्होंने ज़ायद मुनाफा कमाया, इतना ओवरचार्जिंग की, इतना ये किया और बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात ने भी नहीं, प्रूफ भी दिए। और उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट इन्हीं आईपीपीस के साथ पिछला सारा कहा सा माफ़ करती है और इनको जो इनके ड्यूज़ हैं, जो इनके मुताबिक इनके ड्यूज़ हैं, वो अदा करती है और आइंदा के लिए जो कमी की गई है वो एक आटे में नमक के बराबर है। अगर उसको आप देखें तो ये तो एक वाज़े आइंदा के लिए एक केस खुला हुआ है कि जी जो भी आइंदा हुकूमत आएगी वो इसको दोबारा उठा के देखेगी कि जी ये जब आपके सामने ये रिपोर्ट है जो ये कह रही है, तो आप ये कैसे अदायगी कर रहे हैं? देखिए शाहिद सत्तार साहब, मोहम्मद अली कमीशन की रिपोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं। उस रिपोर्ट के अंदर तो एक्सेस पेमेंट्स का भी जिक्र था। अब सवाल तो ये भी है कि क्या वो एक्सेस पेमेंट्स इनसे वापस लेने के बाद ये अदायगियां की जाएंगी या फिर उस एक्सेस पेमेंट्स के साथ ही ये अदायगी भी कर दी जाएगी जो अरबों रुपए में? जी, एक्सेस पेमेंट्स तो सारे माफ कर दिए गए ना, कि जो दे दिया। कोई एक्सेस पेमेंट्स की कोई बात नहीं, किसी किस्म का कोई पुराना हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा। आप इस बात को समझें। ये सरासर पाकिस्तान की एक शिकस्त है और आईपीपीस की फतह है। और शायद सत्तार साहब, आपको याद होगा इमरान खान साहब 480 अरब रुपए का जिक्र किया करते थे। वो कहते थे कि नवाज हुकूमत ये एक बिजनेस टाइकून को नवाजने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें हमने देखा यह है कि नदीम बाबर साहब मौजूद हैं, उमर अयूब साहब के रिश्तेदारों की जो कंपनीज है उनका हवाला दिया जाता है, खुसरो बख्तियार साहब हैं, फिर रज़ाक दाऊद साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं।
तो माजी में तो इमरान खान साहब बिजनेस टाइकून का हवाला देते थे, नाम हमारे सामने नहीं आया। अब जो हो रहा है, क्या ये बराह रास्त दोस्तों को नवाजने की मुतरादिफ है? फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वाज़े आपके सामने एक चीज़ है कि जी एक कमीशन बना, उसने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट ने 3 हिस्सों में इस चीज़ को डिवाइड किया कि जी इन्होंने एक्सेस प्रॉफिट्स ये बनाए, इन्होंने गलत बिलिंग से ये किया, इन्होंने बाकी जो सिस्टम को करप्ट करके ये चीज़ें की, तो अब आप उस चीज़ को सारा नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? मेरी समझ से तो बाहर है। तो शायद सर साहब, जिस अंदाज में ये हो रहा है और हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है कि असल में ये मुआहदे तो माजी की हुकूमत में थे। आज भी वफाकी काबीना के इजलास के बाद शिबली फराज साहब ने एक प्रेसर किया और उसके अंदर भी ये कहा कि असल में तो ये माजी की हुकूमतें मुआहदे कर गई थी, अगर हम इन कंपनीज को पैसे अदा ना करते तो यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद हुकूमत पर से उठ जाता, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट ना करते, तो इस बिना पर हमें करना पड़ रहा है और ये तो हमारे गले में माजी की हुकूमतें डाल गई हैं। तो क्या हुकूमत का ये जवाब दुरुस्त है? मैं आपसे एक अर्ज़ करूं कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करें कि एक तरफ आप जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं जो अपनी बिजली बना के ख़ुद चलाते हैं, जो कैप्टिव पावर की गैस एक तरफ बंद कर रहे हैं, इन IPPs को चलाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है कि जी वो ग्रिड से बिजली लेके इस्तेमाल करें, महंगी बिजली लेके इस्तेमाल करें। ये सिर्फ IPPs का मामला नहीं रहा, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। पाकिस्तान नहीं चल सकता अगर ये पावर सेक्टर इस तरीके से चलाया जाएगा। ये मेरी अपनी राय है, किसी और की राय नहीं है, और मैं इस पे पुख्ता यकीन रखता हूँ। नहीं तो शायद सत्तार साहब, जो जवाब हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है कि इस रकम से जो हमने बड़ी मैच्योर डील कर रही है, IPPs को कन्विंस किया गया है, सबसे पहले MOUs हुए हैं, 47 कंपनीज है, 46 को आमादा कर लिया गया है, उसके अलावा 6 कंपनीज जिन्होंने MOUs किए ही नहीं थे, इन कंपनीज को अगर कन्विंस किया गया इस रकम के ऊपर तो उससे हमने मुल्क का फायदा कर लिया। और वो सर्कुलर डेट जो 2 अरब से ज्यादा तजावुज कर गया है, खरबों रुपए में 2.82 का शायद फिगर इस वक्त उसको टच कर रहा है, तो उस सर्कुलर डेट से भी जो है वो छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता जी। इस वक्त 21 रुपए का कॉस्ट करता है यूनिट, और ये उसके अगेंस्ट 12 या 13 रुपए इनके जमा होते हैं। जो हर यूनिट बिजली का जो ये पैदा करते हैं उसके ऊपर 8 से 10 रुपए गर्दिशी कर्जा बढ़ता है। जितना ज़्यादा पैदा करेंगे, जितनी ज़्यादा बिजली की पैदावार करेंगे, उतना ज़्यादा कर्जा बढ़ेगा। जब तक इस सेक्टर को आप नहीं ओपन करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस डील्स अलाउ नहीं करेंगे, मार्केट डेवलपमेंट नहीं होने देंगे और गवर्नमेंट को इसमें से निकालेंगे नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। बहुत और इसके लिए सबसे पहला कदम है कि आप बिजनेस टू बिजनेस डील्स, डीलिंग और मार्केट डेवलपमेंट होने दें। लेकिन मजाल है कि कोई चीज़ इस मुल्क में इस वक्त पावर बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि B2G नहीं बल्कि B2B जो है वो डील्स की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। साबिका मेंबर एनर्जी प्लानिंग कमीशन शाहिद सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे हैं कि कोई मैच्योर डील नहीं है और इससे जो छुटकारा हुकूमत हासिल करना चाह रही है असल में मजीद दलदल में फंसने के मुतरादिफ है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको 37 साल से बंद नर्सरी का हाल सुनाएंगे कि वो किस हाल में है। स्टूडेंट यूनियंस का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आज मुल्की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग की गूंज है, लोटा लफ्जी का शोर सुनाई दे रहा है, इलेक्टेबल्स की सदाएं हैं। यूं दिखाई दे रहा है कि मुल्की सियासी तौर पर जो कहतुर रिजाल है वो बदरजा तो मौजूद है। कहतुर रिजाल का शिकार दिखाई दे रही है मुल्की सियासत। चंद खानदान और कुछ सरमायादार मुल्की सियासत पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मौरूसी सियासत ने असेंबली और सेनेट को ऐसे यरगमाल बना रखा है कि दर्जन भर, मुट्ठी भर संजीदा सियासतदान भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गालम गलोच, आवाजें कसना रोज का मामूल बन चुका है। चंद अफराद एक फैसला कर देते और बाकी सियासतदान भी खामोशी के साथ इसे कबूल कर लेता है। मुल्की सियासत में इस कहतुर रिजाल का आगाज 9 फरवरी 1984 को हुआ जब जनरल ज़ियाउल हक ने बैक जुम्बिश कलम स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी आयद कर दी। ये स्टूडेंट यूनियंस ही थी जिसने अयूब खान के मार्शल लॉ के खिलाफ मज़ाहमत की। ये यूनियंस थी जिसने मुल्क की बका और जमहूरियत की बहाली के लिए किरदार अदा किया। इन्हीं स्टूडेंट्स यूनियन ने बांग्लादेश नामंजूर तहरीक शुरू करके कौम को इकट्ठा किया।
ये इतनी पुरानी बात है कि मुल्क के नौजवानों की 1/3 अक्सरियत इस तलबा यूनियन के नाम से भी शायद वाकिफ नहीं है। कितना बड़ा अलमिया है कि उनकी आवाज़, उनकी आज़ादी सल्ब कर ली गई है और उन्हें मालूम भी नहीं है। तलबा यूनियन माजी में कॉलेजेस और जामियात में अपना किरदार अदा करती रही हैं। तलबा के मसाइल हल और तलबा जो कि मुल्क का सबसे बाशऊर तबका होते हैं, उनमें सियासी शऊर बेदार करने का बेहतरीन जरिया तलबा यूनियंस ही हैं। इन सब के अलावा तलबा सियासत मुल्क को ऐसे सियासतदान फराम करती है जो कि सियासत के इसरार और रमूज से आशना होते हैं, बेहतर होते हैं, नाबल्द होते हैं और सियासत के मस्बत किरदार पर यकीन भी रखते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि तलबा यूनियंस हैं क्या, ये यूनियन कैसे। स्टूडेंट यूनियन किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की एक नुमाइंदा बॉडी होती है। हर यूनिवर्सिटी में सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, गर्ल्स ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलावा हर शोबे से नुमाइंदे मुंतखब किए जाते थे। यह नुमाइंदगी फैकल्टी की तादाद के हिसाब से होती थी। शोबों की सतह पर काउंसिल्स बनती थी जिसमें काउंसलर्स का इंतखाब होता था। जितना बड़ा शोबा उतने ही ज्यादा काउंसलर्स होते थे। इन काउंसलर्स का एक स्पीकर मुंतखब होता था। यूनियन अपने मसाइल काउंसिल में पेश करती थी। यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजेस में भी यूनियंस होती थी और इसकी काउंसिल और स्पीकर मुंतखब हुआ करते थे। इन कॉलेजेस की एक इंटर कॉलेज बॉडी बनती थी जिसके सदर, जनरल सेक्रेटरी और काउंसिल मेंबरान होते थे। तलबा यूनियन के बाकायदा इंतखाबात होते थे जिसमें मुख्तलिफ तलबा तंजीमें अपने अपने इंतखाबी मंशूर पर हिस्सा लेती थी। इंतखाबात से कबल तलबा तंजीमें इलेक्शन कैंपेन्स चलाती, जिस दौरान अपना प्रोग्राम तलबा तक पहुंचाने और उनकी हिमायत हासिल करने के लिए मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद किया जाता है। जो पैनल ज्यादा वोट हासिल करता है वो 1 साल के लिए तलबा की नुमाइंदा बॉडी के तौर पर काम करता है। यूं एक जमहूरी अमल के जरिए तलबा अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करते हैं जो फलाह बहबूद और उनके हुकूक के दिफा के ज़ामिन होते हैं। तलबा यूनियन में मुंतखब शुदा ये नुमाइंदे तलबा को जवाबदेह होते हैं और किसी भी फौरी मसले पर जनरल बॉडी इजलास बुलाकर जिसमें आम तलबा की अक्सरियत मौजूद हो, लाहे अमल और स्ट्रैटेजी मुरतब की जा सकती है। यूं तलबा यूनियन तलबा की हकीकी नुमाइंदा बॉडी के तौर पर काम करती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि तलबा यूनियन के इंतखाबात में कौन से तलबा हिस्सा ले सकते थे। तलबा यूनियन के उम्मीदवारों के लिए लाजिम था कि वो कभी इम्तहानात में फेल ना हों। यूनिवर्सिटी की एक कमेटी इलेक्शन की निगरानी करती थी और 10 से 15 रोज़ में इंतखाबात मुनक्किद होते थे। यूनिवर्सिटीज़ का जो पॉलिसी साज इदारा है, जिसे सिंडिकेट कहते हैं, जिसकी सदारत वाइस चांसलर करते हैं, जबकि गवर्नर के नामजद मेंबरान भी इसमें मौजूद होते हैं। इसमें रिटायर्ड जजेस होते हैं, आलिम दीन इसमें शामिल होते हैं। 1984 तक इस इदारे में तलबा तंजीमों की नुमाइंदगी होती थी। यूनिवर्सिटी की यूनियन का सदर और यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजेस का सदर इसके रुकन होते थे। अब यह सवाल पैदा होता है कि तलबा यूनियन करती क्या थी। तलबा यूनियन को सरगर्मियों के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से फंड्स भी फराम किए जाते थे। 1979 में सिर्फ जामिया कराची का तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब फंड होता था। तलबा के कई मसाइल यूनियन खुद हल करती थी। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम यूनियन के पास होता था। तलबा का हफ्ता बनाया जाता था जिसमें पाकिस्तान भर की बड़ी शख्सियात से तलबा का तारुफ कराया जाता था और तलबा उनसे सवालात करते थे। कॉलेज की यूनियन के पास भी फंड्स होते थे और साथ में ये इख्तियार भी मौजूद था कि वो मुस्तहिक तलबा की मुकम्मल या फिर निस्फ फीस में रियायत दे सकते थे। इसके अलावा अदबी और इल्मी जो महफिल हैं उनका इनेकाद किया जाता था, उनके मैगजीन्स में निकाले जाते थे। यूनियन मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाती थी जिसमें ट्रांसपोर्ट कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी वगैरह शामिल है। इस तरह सहूलियात का मयार रखते यूनियन बड़ा अहम किरदार अदा करती थी। तलबा अपने मुतालिबात के हक़ के लिए एहतजाजी मुजाहरे करते थे। इन मुतालिबात में जामियात और कॉलेजेस की ग्रांट्स बढ़ाना, फीसों में कमी, किताबें और लाइब्रेरीज और असातिज़ा की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक मामलात को ज़ेर गौर लाया जाता था। अब यही नहीं है बल्कि जो तालीमी मामलात कौमी सतह पर तय किए जाते थे इनमें तलबा की आवाज़ तलबा यूनियंस के जरिए पहुंचती थी। तलबा की ताकत का ऐसे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बसेस लेकर किसी भी मुतल्लिका हुकाम के पास पहुंच जाते हैं, जिससे अफसरान और सियासतदान घबराते थे। लेकिन ये तमाम बातें अब माजी का किस्सा बन चुकी हैं। अब तो तलबा को किताबी कीड़ा बना दिया है। जीपीए और फीसों के चक्कर में ना ही अपने हुकूक की खबर है और ना ही कौमी मसाइल से आशनाई है, कोई सरोकार भी नहीं है। हमारे मुल्क में रिक्शा और गदा गाड़ी चलाने को तो ये हक हासिल है, मतलब वो चलाने वाले तो लेते हैं लेकिन अपनी अपनी यूनियंस बना सकते हैं। तलबा इस बुनियादी हुकूक से यकीनन महरूम दिखाई देते हैं। तलबा यूनियंस पर पाबंदी के असरात कुछ ही अरसे में सामने आना भी शुरू हो गए हैं। जब जामियात में तशद्दुद की सियासत को मुतारिफ कराया गया है, पाकिस्तान की वो जामियात जो कभी उलूम व फ़नून का मरकज़ हुआ करती थी अब करप्शन के बराक़